हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सम स्टैंडर्ड फॉर्म टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर और नॉन लीनियर पीडी। इन द लास्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द चार-पिट मेथड टू सॉल्व द गिवन पीडी। तो हम चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड टू सॉल्व द स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी उसको हम इसकी हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या है कि फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। सपोज दैट दिस इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन में केवल p और q वेरिएबल है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x y z। सो आई कैन से दैट 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x y and z। if independent of x y z, so we will say that curl f by curl x that will be equal to 0, curl f by curl y equal to 0 and curl f by curl z that will be equal to 0। so अगर हमारे पास चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस गिवन है, ये मैंने नीचे पहले से लिखी हुई है चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। यू कैन चेक दैट कि dx dy dz dp dq एंड डिवाइडेड बाय दिस डेरिवेटिव्स आर देयर। सो जो हमारे पास वैल्यूज है, जस्ट डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। सो मैं वैल्यू प्लेस करूंगा। सो आई जस्ट सेइंग दैट प्लेसिंग वैल्यूज इन स्टार, आई से दैट दिस इक्वेशन इज स्टार। ओके, सो अगर मैं स्टार में यूज करता हूँ स्टार, we get what we get, then you can check that that will be dx upon minus, suppose that this is fp, I am writing f का डेरिवेटिव with respect to partial derivative with respect to p, so I am writing this is fp। okay, and dx dy upon minus of f का partial derivative with respect to q minus of fq I am saying। okay, and dz upon इसे p से मल्टीप्लाई कर दो, इसे q से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, यानी कि p इंटू एफ पी हो जाएगा एंड माइनस q इंटू एफ क्यू हो जाएगा। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय एंड dq डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी dp डिवाइडेड बाय, सो यू चेक दैट कर्ल f बाय कर्ल x प्लस p इंटू कर्ल f बाय कर्ल z। कर्ल f बाय कर्ल x की वैल्यू भी 0 है और कर्ल f बाय कर्ल z की वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस p इंटू 0 दैट विल बी 0। सो दिस विल बी 0 एंड dq की डिवाइड में देखोगे तो f कर्ल f by कर्ल y दिस इज 0 एंड q into कर्ल f by कर्ल z इज 0, सो यानी कि 0 plus 0 that will be 0। ओके, सो दिस बिकम्स द चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके वी कैन चेक दैट कि हमारे पास यहाँ पर 5 फ्रैक्शंस है। तो 5 फ्रैक्शन में से अगर मैं फोर्थ फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ लेता हूं तो क्या आ जाएगा, dp by 0 is equal to some fraction। सपोज दैट ये फ्रैक्शन है तो दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 into something, so that will be equal to 0। okay, I am considering this fraction। so आप कहोगे इस फ्रैक्शन से क्या आ जाएगा, dp by 0 is equal to something। तो 0 का अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो dp will be equal to 0 into something, that will be 0। so that means we will get dp is equal to 0। अगर मैं dq by 0 को इनमें से किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल लेता हूँ तो सिमिलरली dq by 0 is equal to something and dq will be equal to 0 into something, तो वहां से dq will be equal to 0। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो यहाँ से p की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सम कांस्टेंट सपोज a, एंड जब यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूं q की वैल्यू आ रही है सम कांस्टेंट सपोज दैट b। सो q की वैल्यू a है, p की वैल्यू a है, q की वैल्यू b है। अगर ये वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो यू विल से दैट फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज दैट f ऑफ p की जगह a रख दीजिए और y की जगह q की जगह b रख दीजिए, f ऑफ ab विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो ये फंक्शन ऑफ a भी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से b की वैल्यू सम फंक्शन ऑफ a आएगी। कहने का मीनिंग आई कैन से दैट b विल बी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ a। ओके, दैट विल बी दिस वन। अब हमारे पास p और q की वैल्यू आ चुकी है। जब हम चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस को यूज करते थे तो हम क्या करते थे, इन इक्वेशंस को यूज करके हमें p और q की वैल्यू निकालनी होती थी। जब मेरी p और q की वैल्यू निकल जाती थी यहाँ से, तब उसे मैं पुट करता था किसमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy एज वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। तो यहाँ पे p dx प्लस q dy होगा, तो यहाँ पे p और q की वैल्यू प्लेस कर दो। तो p की वैल्यू क्या है आपके पास a, q की वैल्यू है b, सो इट विल बी a dx प्लस b dy। ओके, dz इक्वल टू दिस। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेट होने के बाद अब क्या आएगा, z विल बी इक्वल टू ax प्लस by प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। लेकिन b क्या है, b तो मेरा कुछ फंक्शन ऑफ a निकल के आ रहा है, तो यहाँ b की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ सम फंक्शन ऑफ a, सो आई एम रिप्लेसिंग इट। ये आपका क्या बन गया, सम फंक्शन ऑफ a। ओके, तो आपके पास इक्वेशन बन गई है दिस वन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x y and z। सो दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रल।
ये आपके पास क्या आ गया, कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, या फिर कह सकते हो कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमारी जे गिवन प्रॉब्लम पी और क्यू एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 हो गए तो उसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा, ax प्लस by प्लस सी, जहां पर p a क्या होगा, p की वैल्यू a इक्वल टू p होगा और b इक्वल टू q होगा, लेकिन b को मैं क्या लिख सकता हूँ, सम फंक्शन ऑफ a। ओके, सो दिस विल बी अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर इस ये रिलेशन है तो सॉल्यूशन हम ये यूज करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि इससे जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। सो आई कैन रब दैट, हम इसी को देख रहे हैं, इसी का यूज करके हमें पता है हम 4 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो ए और बी के, ए और सी की कुछ वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहाँ पर, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। सो आई एम राइटिंग डाउन दैट, ये फर्स्ट फॉर्म ही चल रही थी, सो आई एम रबिंग इट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन, एंड और किसकी बात करनी है हमने, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 2 कांस्टेंट्स है, एक तो a और यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या है हमारा c। अब हम c को भी कुछ फंक्शन ऑफ a कर देते ताकि यहाँ पर एक ही कांस्टेंट बन जाए मेरा। सो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं c को क्या बोल देता हूँ, सम फंक्शन ऑफ a। सपोज दैट फाई ऑफ a तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ फंक्शन ऑफ a साई बोल दीजिए, सपोज दैट साई ऑफ a। तो c की वैल्यू अगर साई ऑफ a है तो मेरी z क्या बन जाएगी, देयरफॉर z विल बी इक्वल टू ax प्लस फाई ऑफ a y प्लस साई ऑफ a। तो हमारे पास ये बन गया, z विल बी इक्वल टू दिस वन। सो अगर मैं इस टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास फंक्शन ऑफ x y z a ये बन गया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, z माइनस ax माइनस फाई a y माइनस साई ऑफ a। तो आपने क्या करना है, हमें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये सारा शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो गया, दैट राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया f इक्वल टू 0, और आपने क्या करना है, एंड फाइंड आउट कर्ल f बाय कर्ल ऑफ f बाय कर्ल a इज इक्वल टू 0। मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए। सपोज दैट ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में कीजिए, उसे इक्वल टू 0 पुट कीजिए। ओके, तो जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a करूंगा तो क्या आ जाएगा, बाकी सभी कांस्टेंट है, बस a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो ये 0 हो गया, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ फाई डैश a y एंड माइनस ऑफ साई डैश a इक्वल टू 0। सपोज दैट ये आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन है। तो सेकंड और थर्ड को यूज करो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड फाइंड वैल्यू ऑफ a, means eliminate a, you can say that using from 2 and 3 eliminate a, then we get general solution। ओके, तब हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन गिवन है जिसमें 2 कांस्टेंट्स है तो वो एज इट इज ले लीजिए। सपोज दैट उसमें फंक्शन कॉल कर देता हूं f ऑफ x y z, यहां पे कांस्टेंट है a और c, तो a एंड c, तो ये मेरे क्या बनी है, z माइनस दिस, इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, दैट विल बी z माइनस ax माइनस फाई ऑफ a y माइनस c, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन बन गया। सपोज दैट इसे कॉल कर देते हैं आप 4। अब हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए f का इस कांस्टेंट a के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 पुट कीजिए, और पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए f का विद रिस्पेक्ट टू दूसरा कांस्टेंट c, उसके इक्वल टू 0 कीजिए। तो यहां से a के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस फाई डैश a y दैट विल बी इक्वल टू 0। जब c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, दैट आएगा -1 विल बी इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, -1 कांट बी इक्वल टू 0। सो यू विल से दैट कि अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो कहने का मीनिंग है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जब भी हमारे पास इस तरीके की फॉर्म होगी, क्या फॉर्म थी आपके पास स्टार्टिंग में जो इक्वेशन 1 थी, f ऑफ p q इक्वल टू 0, तो अगर हमारे पास इस तरीके की फॉर्म है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा, आपका जनरल सॉल्यूशन निकाल देगा, बट इस फॉर्म का हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज दैट इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सो मान लीजिए गिवन एग्जांपल है आपके पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो ये हमारी गिवन नॉन लीनियर पीडी है। तो इसे सोल्व करना है तो हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ p q इज इक्वल टू 0, इसमें केवल p और q वेरिएबल है,
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, तो फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। सो यू से दैट कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई फर्स्ट टाइप की। तो फर्स्ट टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, व्हाट विल बी कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा z इज इक्वल टू ax प्लस फंक्शन ऑफ a y प्लस सम c, दैट विल बी देयर। लेकिन a क्या है, a इज इक्वल टू p, यहाँ पे a क्या है मेरा p के इक्वल है, ओके या फंक्शन ऑफ a इक्वल है, या फिर मान लीजिए मैं इसे b बोल देता हूँ, ओके ax प्लस by प्लस c, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल होगा। यहाँ पर a का मीनिंग क्या है, a की वैल्यू है p एंड b क्या था, b वाज इक्वल टू q। तो अगर मैं p की जगह a और q की जगह b रखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या इंप्लाई करेगी, फर्स्ट इक्वेशन कहेगी दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट विल बी m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम रियल वैल्यू में इंटरेस्टेड है, रियल वैल्यू में इंटरेस्टेड है, तो वी विल से दैट कि m क्या होगा, या तो ग्रेटर देन a और इक्वल टू a, सो दैट आई सपोज दैट दिस इज योर b। तो अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, सो यू से दैट कि b की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ तो z क्या बन जाएगा, ax प्लस रूट m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y प्लस c, ये मेरा कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। अगर आप कंप्लीट इंटीग्रल पूरा सोल्व करना चाहते हो तो इसके लिए 4 बिट इक्वेशन लिखिए, ये दे दिया 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, वहां पे सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू सोल्व कर दीजिए, p और q की वैल्यू निकालिए, p और q की वैल्यू निकालने के बाद वो हमारी कांस्टेंट आएगी a और b, और उसे पुट कर दीजिए z dz इज इक्वल टू pdx प्लस q dy में, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ओके। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रखी है इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो इसलिए हमने इसे सोल्व नहीं किया, तो हमारे पास डायरेक्ट ये आ गई। तो दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रल, ये आ गया आपका कंप्लीट इंटीग्रल। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब हमने निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन, तो मैं इसे बोल देता हूं f। तो लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट है c को मैं कह देता हूं जनरल सॉल्यूशन के लिए लेट c मेरा क्या है, सम फंक्शन ऑफ a। तो इसे मैं यहां पे पुट करता हूं तो ये मेरा बन गया f ऑफ x y z a इज इक्वल टू व्हाट, z माइनस ax माइनस रूट m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y माइनस c इज इक्वल टू 0। तो एक तो इक्वेशन बन गई आपकी ये सेकंड, और एक इक्वेशन क्या लेनी है, कर्ल f बाय कर्ल a इज इक्वल टू 0। कहने का मीनिंग है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, तो माइनस ऐसे ये हो जाएगा 1/2 रूट m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a के रिस्पेक्ट में वाला डेरिवेटिव कर रहे हो तो माइनस ऑफ 2a विल बी देयर, माइनस ऑफ 2a एंड y, ओके दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 2 will be cancel out, minus minus plus, तो it becomes plus, so minus of this will be equal to 0। तो ये बन गया आपकी क्या थर्ड इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, जस्ट एलिमिनेट करना है a को, एलिमिनेट a from 2 and 3 which implies general solution, general solution या जनरल इंटीग्रल। तो हम उससे क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा या फिर जनरल इंटीग्रल। अब अगर हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कि अगर f ऑफ pq इक्वल टू 0 है तो उस केस में हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। तो हियर विल बी एग्जिस्ट ओनली द कंप्लीट इंटीग्रल एंड द जनरल इंटीग्रल। जनरल इंटीग्रल आ जाएगा जब इनमें से आप a को रिमूव करोगे, ओके। सो स्टूडेंट्स अब हमारी क्या है सेकंड फॉर्म। अब हमारी सेकंड फॉर्म क्या है, ये हमारी पीडी अगर इस फॉर्म की है, अगर हमारी सॉरी पीडी नहीं, इक्वेशन अगर हमारी इस फॉर्म की है, यस ऑफ कोर्स यू कैन से दैट कि z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस फंक्शन ऑफ pq। तो इस टाइप की इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूँ, क्लैरेट इक्वेशन बोलता हूँ। तो ये फॉर्म हमारी सेकंड है कि इस टाइप की इक्वेशन हो तो उसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो हमें 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस का ही मैं यूज करूंगा, ये मैंने पहले से लिख के रखी हुई है नीचे, इसे मैं स्टार इक्वेशन कॉल कर रहा हूं, तो मैं इसका यूज करूंगा टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं रीराइट करता हूं तो आई कैन से दैट दैट विल बी z, इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, z माइनस px माइनस qy माइनस फंक्शन ऑफ pq। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो क्लैरेट इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे।
तो मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू है, तो स्मॉल एफ तो यहाँ ऑलरेडी है, मैं कैपिटल एफ लिख देता हूँ इसे, तो एक्स वाई जेड पी क्यू, ओके, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ, हमें क्या चाहिए, जब हम चार-बिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करेंगे इसे सोल्व करने के लिए, तो हमें f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू q, विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, ये सभी डेरिवेटिव्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का यूज कीजिए एंड दैट विल बी x माइनस दिस विल बी इक्वल टू 0, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो f ऑफ x y z इक्वल टू 0 ये आपकी इक्वेशन है। तो सपोज दैट दिस इज सेकंड, तो मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, सो कर्ल f बाय कर्ल x क्या होगा, बाकी सभी कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ p। जब इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगा तो बाकी y को छोड़कर सभी कांस्टेंट है, तो कर्ल f बाय कर्ल y क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगा तो माइनस ऑफ q। अगर मैं f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालता हूं तो क्या आएगा, केवल 1, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। अगर मैं f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p फाइंड आउट करता हूं, सो व्हाट इट विल बी, p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ x, राइट, माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ इस f का पार्शियल डेरिवेटिव होगा p के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ p q, सो आई एम राइटिंग डाउन माइनस ऑफ x माइनस fp एंड स्मॉल f है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। एंड कर्ल f बाय कर्ल q अगर करता हूँ तो कर्ल f बाय कर्ल q करेंगे ये 0 तो माइनस ऑफ y माइनस ऑफ f, p और q का फंक्शन है तो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q। तो हम ये सभी के सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू आ गई। जब इस डेरिवेटिव्स की वैल्यू प्लेस कर दीजिए चार-बिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस में, सो दिस इज द चार-बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, आई एम नॉट रीराइटिंग इट, बस इसे मैं यूज कर रहा हूं। तो हम कह रहे हैं कि प्लेस दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यूज इन चार-बिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस, चार-बिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस वी गेट। तो उसमें पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यू कैन से दैट it will be dx upon curl f by curl p, dx upon curl f by curl p, that is minus x minus fp, dy upon curl f by curl q, curl f by curl q is this one, minus y minus f partial derivative with respect to q, dz upon, इसे p से मल्टीप्लाई कर दो, इसे q से, उन्हें ऐड कर दो डिनोमिनेटर को, तो इसे p से मल्टीप्लाई कर देता हूं डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को q से और उन्हें ऐड कर देता हूं, यानी कि क्या आ जाएगा, p into minus x minus fp and plus q into minus y minus fq, that will be there and it will be dp upon dp के डिवाइड में क्या है, कर्ल f by कर्ल x, कर्ल f by कर्ल x क्या है आपका, माइनस p प्लस p into कर्ल f by कर्ल z, कर्ल f by कर्ल z क्या है आपका 1, p into 1 and dq upon, you can check that, कर्ल f by कर्ल y, कर्ल f by कर्ल y आपका क्या है, माइनस q and plus q into कर्ल f by कर्ल z, कर्ल f by कर्ल z क्या आपका 1। so you can check that from these equation, अगर मैं देखता हूं तो this will be equal to this will be equal to this, minus p plus p आ गया यहाँ पर, so minus p plus p, so you say that that becomes 0 and it will be minus q plus q, that becomes 0। so अगर ये 0 बन जाता है तो हम फिर वही लेंगे कि अगर मैं स्टार्टिंग के फ्रैक्शंस लेता हूं, चारों फ्रैक्शन को मैं कंसीडर करता हूं, इस फोर्थ फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ ले लो आप, तो dp by 0 is equal to some fraction, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 0 into that fraction, that will be 0, यानी कि dp equal to 0 आ जाएगा। so it will be say that dp is equal to 0, वहां से क्या मिलेगा, dp equal to 0। फिर जो dp equal to 0 फ्रैक्शन है उसे किसी भी फ्रैक्शन के साथ लेते हैं तो डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट होगा तो that becomes 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, and dq will be equal to 0। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो p will be equal to some constant, suppose that a, इसे इंटीग्रेट करता हूं तो q will be equal to some constant, suppose that b। तो जो p और q की वैल्यू है वो उठाकर हम पुट कर देते हैं z में, आई मीन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, z will be equal to ax, ओके, ax plus by plus function of ab, so that will be your complete integral, that will be your complete integral, complete solution या complete integral। तो कहने का मीनिंग है, आप चेक करोगे कि अगर मेरे पास क्लैरिटी इक्वेशन है, क्लैरिटी इक्वेशन क्या होती है, z इक्वल टू px प्लस qy प्लस सम फंक्शन ऑफ pq, अगर इस फॉर्म में है तो इसका सीधा सॉल्यूशन आप लिख सकते हो डायरेक्ट
कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा कि z विल बी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लीजिए, p इक्वल टू सम कांस्टेंट, q इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो z विल बी इक्वल टू ax प्लस by, मान लो p को a बोल रहा हूं, q को b, तो z विल बी इक्वल टू ax प्लस by प्लस फंक्शन ऑफ ab। ये मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल, तो जनरल सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पर कितने कांस्टेंट्स आ गए, दो कांस्टेंट है a b, तो b को कुछ फंक्शन ऑफ a रख लो या a को फंक्शन ऑफ b रख लो, तो मतलब एक ही कांस्टेंट बना लो। एक ही कांस्टेंट बनाने के बाद आपके पास z विल बी इक्वल टू दिस वन, जैसे हमने पिछले किया है जनरल मेथड आपने किया है, जैसे फॉर्म 1 में निकाल रहे थे उसी तरीके से जनरल इंटीग्रल निकालना है, और जैसे फॉर्म 1 में निकाला उसी तरीके से हमने सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी राइट डाउन एन एग्जांपल। सो हमारे पास एग्जांपल है, यू हैव टू सोल्व द पीडी z विल बी इक्वल टू px प्लस qy प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। लेकिन आप चेक कर सकते हो, अभी हमने मेथड डिस्कस किया है कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है z इक्वल टू px प्लस qy प्लस सम फंक्शन ऑफ pq, तो इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ क्लैरिटी इक्वेशन, और इस क्लैरिटी इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होता है, z विल बी इक्वल टू p की जगह सम कांस्टेंट a, q की जगह b, तो z विल बी इक्वल टू ax प्लस by प्लस फंक्शन ऑफ ab, सो दैट विल बी योर कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो, ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी इसी फॉर्म में है, ये सेम इसी फॉर्म में आपकी, ओके, इट इज ऑफ दिस फॉर्म। सो कहने का मीनिंग है z आपका px प्लस qy और ये आपका क्या बन गया सम फंक्शन ऑफ pq। सो इस फॉर्म में, तो कहने का मीनिंग है अगर मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखता हूं तो आप कहोगे सपोज दैट दिस इज 1, इसे रख कर दीजिए, आप कहोगे इक्वेशन 1 इज द क्लैरिटी इक्वेशन, ये आपकी क्लैरिटी इक्वेशन है, देयरफॉर इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन will be given by what, हमें पता है क्लैरिटी इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन इस फॉर्म में होता है, तो क्लैरिटी इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, p को कुछ कांस्टेंट a कह दीजिए, q को कुछ कांस्टेंट b कह दीजिए, तो आप कहोगे z will be equal to सम ax प्लस q की जगह b, by प्लस p की जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये आपका क्या आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्लैरिटी इक्वेशन का हमारे पास डायरेक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन कह सकते हो, p को किसी कांस्टेंट a से रिप्लेस करके, q को b से रिप्लेस करके। अब हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि आपने से सोल्व करना था, गिवन इक्वेशन पीडी को सोल्व करना था, तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दीजिए, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दीजिए और इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल दीजिए। लेकिन जनरल सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट कि जनरल सॉल्यूशन निकालना तो हमारे यहाँ पे दो कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट से हम कांस्टेंट एक बना लेते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, सो फॉर द जनरल सॉल्यूशन लेट मी रब इट, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर, और इसे लेट मी रब इट। आपने इसके जनरल सॉल्यूशन निकालना और सिंगुलर सॉल्यूशन, लेट मी राइट जनरल सॉल्यूशन हियर, जनरल सॉल्यूशन, ओके, और यहां पर मैं कह देता हूं सिंगुलर सॉल्यूशन, ओके। तो आपके पास जो ये सॉल्यूशन है इसे मैं रीराइट करके लिख लेता हूं, ताकि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसे ax प्लस by प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मैं इसका यूज कर सकूं। z विल बी इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे इक्वेशन का नाम दे दो अगर आपने देना है तो, सपोज दैट आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2 थी ये, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया था। तो कंप्लीट सॉल्यूशन से मुझे निकालना है जनरल सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, इसे राइट हैंड साइड को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, इस टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, z माइनस ax माइनस by माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। लेकिन मैं जनरल सॉल्यूशन में क्या करता हूँ, जो भी मेरा दूसरा कांस्टेंट है b, उससे मैं फंक्शन ऑफ a रख लेता हूँ, या a को फंक्शन ऑफ b रख लो, तो यहाँ पर by की जगह मेरा क्या बन जाएगा, दैट विल बी फाई ऑफ a y माइनस a स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, फाई ऑफ a स्क्वायर, ओके। तो इसको मैं बोल देता हूँ फंक्शन ऑफ x y z एंड a, तो आपके पास ये फंक्शन बन गया। सो व्हाट यू हैव टू डू, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट, इसे शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0। तो एक तो इक्वेशन बन गई आपकी ये, सपोज दैट वो सेकंड है तो इसे बोल दीजिए थर्ड इक्वेशन तो बन गई है, एंड फोर्थ इक्वेशन क्या करोगे, कर्ल f बाय कर्ल a विल बी इक्वल टू 0, एक ही कांस्टेंट है यहाँ पर a, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए पार्शियल, उसे इक्वेटिंग टू 0 कीजिए, सो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, ये 0 हो जाएगा, दैट विल बी माइनस x
माइनस एक्स माइनस फाइव डैश ए वाई माइनस ऑफ 2a, okay, and plus 2 phi a into phi dash a, that will be equal to 0. Suppose that this is equation number 4. So what you have to do, just equation 3 or 4 में से you have to eliminate a from equation 3 and 4 will give the जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल इंटीग्रल। ओके, तो वो हमें क्या देगा, जनरल सॉल्यूशन देगा। अगर हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सिंगुलर सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन था उसी का यूज कर रहा हूं। z माइनस दिस, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट में एज इट इज रखूंगा, तो z माइनस दिस, z माइनस ax माइनस by प्लस और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे मैं बोल देता हूँ फंक्शन ऑफ x y z a b, इसमें कांस्टेंट a b भी है। सो इसे मैं कॉल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर, ये 3 और 4 हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 5। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 5, f विल बी इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट कीजिए f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट a इक्वल टू 0 कीजिए, तो वो हमें क्या मिलेगा, और ये मिलेगा हमें माइनस ऑफ x एंड minus of x and that will be 0, that will be minus of 2a, okay, that will be equal to 0। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a की वैल्यू आ जाएगी, what it will be, that will be equal to 2a and minus x by 2, so you say that a की वैल्यू आ जाएगी minus x by 2। अब दूसरा मैं लूंगा कर्ल f by कर्ल b, that will be equal to 0। तो मैं 4/5 का डेरिवेटिव करता हूँ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू b, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ y, ओके, ये इक्वेशन ये अप्लाई कर दिया, ओके, दैट विल बी b के रिस्पेक्ट में कीजिए, ये 0 तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ y एंड प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालता तो क्या आ जाएगी, b की वैल्यू y by 2, ओके। तो जो a और b की वैल्यू है, जस्ट ये a और b की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। सो व्हाट विल यू से कि a और b की वैल्यू प्लेस करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, z विल बी इक्वल टू minus x by 2 into x plus y by 2 into y plus minus x by 2 square और minus y by 2 square, okay। So whatever the things will be there, you can check that कि क्या आपका बन जाएगा, z will be equal to minus x square by 2 plus y square by 2, okay, and that will be plus of x square by 2, okay, let me write, it will be, तो हमारे पास आ गया minus x square by 2 plus y square by 2, it will be plus of x square by 4 and that will be minus y square by 4। अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूँ, let me rub it, ये कंप्लीट सॉल्यूशन था, इसे मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आपके पास 4 एलसीएम बन जाते हैं, so what it will be, अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूँ तो that will be 4, it will be minus 2x square plus 2y square plus x square minus y square, and 4 को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा आपका ये, that will be equal to 4z will be equal to minus 2x square plus x square minus x square and plus 2y square minus y square plus का y square, okay, that will be this one। तो अगर मैं इसे कलेक्ट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, x square minus y square plus 4z equal to 0। So this will be your singular solution, that will be your singular solution। So इस वे में आपने देखा कि हमने कंप्लीट सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट किया था, कंप्लीट सॉल्यूशन का यूज करके हमारे पास दो कांस्टेंट थे, तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा हमने। तो जब हमने उसे सोल्व किया तो एक इक्वेशन आ गई f इक्वल टू 0, दूसरी आ गई कर्ल f बाय कर्ल a इक्वल टू 0। उनको यूज करके उन दोनों इक्वेशन में से a को एलिमिनेट कर दो, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन था, जो मैंने रब कर दिया अभी, आप थोड़ा वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो जो मैंने उसे इक्वेशन का यूज किया कंप्लीट सॉल्यूशन का, तो हमारे पास जो ये फंक्शन बना, इसे मैं कैपिटल F बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों कांस्टेंट एज इट इज है। तो देख तो बन गया f इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, और एक f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट a ले लीजिए इक्वल टू 0, तो वहां से a की वैल्यू आ गई। f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू 0 कीजिए, वहां से b की वैल्यू आ गई।
तो जो ये ए और बी की वैल्यू उठाकर जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था उसमें प्लेस कर दीजिए। ओके, आई मीन या तो फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन मिल गई दिस वन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4z इक्वल टू 0। तो जो ये सॉल्यूशन है ये हमारे क्या बनेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इन दिस वे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसके लिए हमें पूरी के पूरी 4 बिट इक्वेशंस को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, उससे कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है तो उससे कंप्लीट इंटीग्रल निकालने की। दैट मींस आवर वर्क विल बी लेस ओवर देयर। ओके, सो नो नीड टू इन्वेस्ट द टाइम, means more, no need to invest the more time over there. Okay, so in this way you can find out the solution, whether complete solution or general solution or the singular solution. So ये आपकी दो forms थी। So in the next video we will talk about the next two forms to solve the linear or non-linear PD. So thank you very much students. We will discuss the next topic in the next video.